नमस्कार दोस्तों, स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं आज हिंदी की क्लास में विराम चिन्ह को पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। आपकी हिंदी क्लास में हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विराम चिन्ह से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो इसको आज विराम चिन्ह के सारे क्वेश्चन मतलब जितने विराम चिन्ह हैं सारे विराम चिन्ह को देखते हैं। उससे हम अपने सिलेबस को अच्छे से तैयार करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताइए जिससे हमारे चैनल से जुड़े उन तैयारी अच्छे से हो। दोस्तों, हम विराम चिन्ह के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। आज विराम चिन्ह के बारे में अल्प विराम क्या होता है, फिर अर्ध विराम क्या होता है, पूर्ण विराम क्या होता है, इसके बारे में मतलब थोड़ी डिटेल से पढ़ाएंगे। से त्रुटिवाचक विराम क्या होता है और इससे हर सभी टोटल जितने विराम हैं उन सबकी अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगा। देखते हैं दोस्तों, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठहराव। जब वक्ता द्वारा किसी कथन को कहते समय ठहराव प्रकट किया जाता है तो उस ठहराव को प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। इसमें क्या कहा? विराम चिन्ह किसे कहते हैं? जब वक्ता द्वारा किसी कथन को कहते समय ठहराव का प्रकट किया जाता है तो उस ठहराव को प्रकट करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। फिर आगे देखते हैं। आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी को समस्त विराम चिन्हों को अंग्रेजी की देन माना। जो आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी के समस्त विराम चिन्हों को क्या माना है? अंग्रेजी का देन माना है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों। आचार्य कामता प्रसाद द्वारा गुरु ने हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाली विराम चिन्ह निम्न है। और हम सारे विराम चिन्ह को देखते हैं कौन कौन से विराम चिन्ह हैं, इनके बारे में फिर डिटेल में आगे इसको एक एक चिन्ह को डिस्कस करेंगे उसका एग्जाम्पल देकर। तो दोस्तों, हम देखते हैं क्या पहला अल्प विराम चिन्ह इस तरह होता। बच्चे अल्प विराम और अर्ध विराम में कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम टाइम में अल्प विराम और अर्ध विराम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इससे हम अच्छे से तैयार करेंगे, उसका एग्जाम्पल भी देंगे जिससे आपको बेहतर तैयारी हो जाए। सभी हर विराम चिन्ह की एक एक दो तीन एग्जाम्पल देंगे, उसको अच्छे से देखेंगे जिससे अपना अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। फिर अर्धविराम का चिन्ह किस तरह होता है ये देख लीजिए। अगला क्या है? उपविराम। उपविराम का चिन्ह ये है। फिर पूर्व विराम। पूर्व विराम का चिन्ह इस तरह होता है। फिर प्रश्नवाचक। फिर अगला क्या है? विस्मय बोधक का चिन्ह। फिर आगे दोस्तों देखते हैं अगला चिन्ह क्या होगा। विस्मय बोधक के बाद तिर्यक या विकल्प सूचक, इसका प्रयोग इस तरह होता है। जिसे विकल्प सूचक हल्का तिरछा होता है। फिर देखते हैं दोस्तों रेखांकन, जिसे अंडरलाइन कहते हैं। फिर अगला क्या है? कोष्ठक। अगला है फिर योजक या समासिक चिन्ह। इसका मतलब यह दो शब्दों के बीच जिसे सीता राम लिखते हैं तो इसका क्या होगा? इस तरह प्रयोग होगा। इसे क्या बोलते हैं? योजक या समासिक चिन्ह। फिर अगला क्या है? हंसपद चिन्ह या त्रुटि चिन्ह भी बोलते हैं। जैसे कोई भी वर्ड बीच में छूट जाता तो उसमें क्या बोलते हैं? ऐसे लगा देते हैं, ऐसे प्रयोग करते हैं, जिसे हम त्रुटि चिन्ह भी कहते हैं। फिर अगला क्या है? निर्देशक चिन्ह या संकेतवाचक चिन्ह, जिसे कोई शब्द लिखते हैं जिसे
किसी का कोई हेडिंग लिए, हेडिंग लिखिए, फिर उसके बाद क्या वो लिख देते हैं, इस तरह लगाकर ऐसे लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, संकेतक चिन्ह या संकेतवाचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह या संकेतवाचक चिन्ह। अगला क्या है, लाघव, जैसे हम पंडित लिखते हैं तो इसे प बनाकर ऐसे बिंदु रख दी तो पंडित हो गया, तो इसी तरह मतलब ये लाघव बोलते हैं, जिसे इसको संक्षिप्त में लिखते हैं। फिर अगला क्या है, पदलोप चिन्ह या पंक्ति लोप, जिसे कोई चीज लिखते हैं बीच में से डैश डैश मार देते हैं। फिर अगला क्या है, अपूर्णता बोधक चिन्ह या रिक्त चिन्ह, जिसे कोई कहानी लिख रहे हैं कि राम घर गया, इसके बाद डैश 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 लगा देते हैं, तो क्या हो गया, या पूर्णताबोधक चिन्ह होगा या रिक्त चिन्ह। इसके आगे मैं डिटेल में डिस्कस कराऊंगा आगे दोस्तों, तुम चिन्ह यहाँ से देख लेते हैं, फिर आगे डिटेल में डिस्कस कराऊंगा। फिर अगला क्या है, समय अभाव चिन्ह, जब आपको कोई मतलब कोई चीज लिख रहे हैं और समय का अभाव हो तो आप इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर अवतरण का प्रयोग इस तरह होता है और उदाहरण का प्रयोग इस तरह होता है। फिर टीका चिन्ह ऐसे स्टार की तरह होता है। फिर अगला क्या है, समता सूचक चिन्ह, समता सूचक चिन्ह इस तरह होता है। तो ये आपके 20 चिन्ह का प्रयोग होगा। एक चिन्ह और बचे हैं, इसे क्या बोलते हैं, समाप्ति बोधक या पूर्णता बोधक चिन्ह। इसका प्रयोग किस तरह होता है, इसका प्रयोग जैसे ऐसे होगा, जहाँ बिंदी रखेंगे फिर इस तरह, इसके आगे ऐसे तरह अंडरलाइन है। इस मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों, सारे चिन्हों के बारे में एक एक डिस्कस करूंगा एग्जाम्पल सहित, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। और अपने दोस्तों को बताइए जिससे हमारे चैनल से जुड़े, उनकी भी तैयारी करता हूँ। अल्पविराम, हिंदी में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है अल्पविराम। अल्पविराम का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में होता है। पहला, दो से अधिक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि को प्रदर्शित करते समय और के पहले आने वाले संज्ञाओं के बाद अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे राम, लक्ष्मण और भरत मुंबई गए, जिससे अल्पविराम का प्रयोग राम और लक्ष्मण में हुआ। फिर अगला क्या, राम लक्ष्मण, फिर भरत और सीता रामलीला में नहीं पहुंचे, तो अल्पविराम का प्रयोग हो रहा है। इस चिन्ह को हम देखेंगे अल्पविराम का किस तरह एग्जाम्पल में प्रयोग हो रहा है। फिर वह लड़ा, भागा और मर गया। फिर अगला एग्जाम्पल क्या है, सीता मीठा, तीखा, खट्टा और नमकीन खाना पसंद करती है, तो इसका एग्जाम्पल ये होगा। फिर अगला देखते हैं, दूसरा पॉइंट, जब किसी सजीव को संबोधित किया जाता है तो संबोधन सूचक शब्दों के तुरंत बाद अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे किसी को संबोधन करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, सजीव को संबोधित किया जाता है तो संबोधित सूचक शब्दों का तुरंत बाद अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे तुम तो बोलो ही मत, ये क्या है, संबोधन कर रहे हैं कि तुम तो बोलो ही मत। फिर अगला एग्जाम्पल है, मोहन यहाँ आओ। फिर अगला एग्जाम्पल है, सीता तुम नाराज न हो, तुम तो मेरे हृदय की धड़कन हो, ये एग्जाम्पल है। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, तीसरा पॉइंट, किसी के द्वारा प्रश्न पूछने पर सकारात्मक अथवा नकारात्मक अभिव्यक्ति देने के लिए अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे हाँ मैं भी चलूंगा, ये आपका एग्जाम्पल है। फिर दूसरा, नहीं मैं नहीं कर सकता, इसमें भी अल्पविराम का प्रयोग हुआ। फिर अगला देखते हैं, चौथा पॉइंट क्या है, ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इससे आपके एग्जाम में प्रयोग होगा कि अल्पविराम का प्रयोग किस तरह होता है, तो इससे हमें सभी एग्जाम्पल को पता रहेगा, जिससे हर पॉइंट को डिस्कस करते रहेंगे, तो इस तरह हमें अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी।
यह चौथा पॉइंट देखते हैं, जब किसी कथन को ज्यों का त्यों व्यक्त किया जाता है तो कथन को ठीक पहले वक्ता के बाद आने वाली क्रिया के बाद अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे राम ने कहा, अब जैसे क्या है, राम ने कहा तो इसके बाद अल्पविराम का प्रयोग हुआ। क्या कहा, जैसे ज्यों का त्यों उसमें छपा है, तो इसमें मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा। राम ने क्या कहा, मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा। फिर अगला एग्जाम्पल इसके नीचे क्या है, राम ने कहा कि तुम मेरे प्राण प्रिय हो, तो इसमें कहाँ अल्पविराम का प्रयोग हुआ, जैसे राम ने कहा ये नीचे अल्पविराम का प्रयोग हुआ। फिर अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, दो उपवाक्यों के बीच कर्ता को छुपाने के लिए अल्पविराम का चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे करनी वैसे भरनी। दो उपवाक्यों के बीच कर्ता को छुपाने के लिए क्या किया जाता है, विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे करनी वैसे भरनी। फिर जो बोओगे सो काटोगे, ये आपका एग्जाम्पल हुआ। फिर अगला देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, मिश्रित वाक्यों में प्रधान उपवाक्यों के तुरंत बाद यदि क्रिया विशेषण उपवाक रहता है तो अल्पविराम का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे शर्त, कारण, तुलना या स्थान या रीति या समय, या तुम इस किताब को पढ़ोगे तो यहाँ अल्पविराम का प्रयोग, तो तुम अंग्रेजी सीख जाओगे। तो ये क्या हुआ, ये प्रधान उपवाक है तथा ये क्रिया विशेषण उपवाक है। इसमें इसी तरह सेंटेंस में भी अल्पविराम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि मैं आगरा में हूँ इसलिए ताजमहल देखूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, गिनती आदि को लिखते समय चाहे अंक हिंदी में हो या रोमन अंक में अथवा शब्द में हो, सदैव अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे क्या होता है, कोई भी शब्द जो गिनती में हो या अंक में हो या रोमन अंक में हो, उसका प्रयोग हम क्या करेंगे, अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है 1 2 3 4, मतलब इसमें अल्पविराम का प्रयोग नीचे हुआ है, ऐसे 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 लगाकर। फिर देखते हैं नीचे 1 2 3 4, मतलब इसमें क्या हुआ, अल्पविराम का प्रयोग हुआ। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्या था, अल्पविराम के बाद अर्धविराम। अर्धविराम के बारे में हम जानकारी करते हैं। अर्धविराम क्या होता है, जब वक्ता द्वारा किसी ध्वनि का उच्चारण करते समय थोड़ा ठहराव प्रदर्शित किया जाता है तो वहाँ पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग प्रमुखतः 3 संदर्भ में होता है। पहला रूल क्या कहता है, किसी किताब, कहानी या लेख आदि को प्रमुख शीर्षक में उपशीर्षक देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या है, आतंकवाद भारत की एक परिप्रेक्ष्य में है, हमारा प्रिय कवि तुलसीदास, तो इसका अर्धविराम का प्रयोग किस तरह होता है, जिससे यहाँ करवाया गया है, ये पॉइंट अर्धविराम का ऐसे प्रयोग किया गया है। फिर इसके में आतंकवाद के बाद अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। फिर दूसरा रूल देखते हैं, दूसरा रूल क्या है, शैक्षिक या डिग्री या प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक के बाद अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे बीए के बाद अर्धविराम, फिर एमए के बाद बी अर्धविराम, फिर पीएचडी के बाद भी अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा रूल है, यह वाक्य में परस्पर दो विरोधी उपवाक्य जुड़े हों और विरोधी होते हुए भी दोनों उपवाक्यों में अनुकूलन या संबंध हो तो वहाँ भी पहले उपवाक्य के तुरंत बाद अर्धविराम का प्रयोग होता है।
वास्तव में यह अर्धविराम ऐसे दो वो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं जिसको हम और नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे क्या है इसका एग्जाम्पल, मृत्यु शाश्वत है, जीवन एक शाश्वत प्रक्रिया है। इसमें क्या है, एक दूसरों को संबोधित मतलब संबंध इसमें स्थापित किया गया। जैसे संसार में दुखी ही दुख है, ईश्वर भजन से समाप्त किया जा सकता है। तो एक दूसरे से संबंधित है, दो उपवाक हो गए, तो इसके बीच क्या है, अर्धविराम का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, उपविराम। उपविराम का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं उसे हम देखते हैं। उपविराम का प्रयोग किसी वाक्य में आए हुए किसी संज्ञा शब्द को कई तरीके से व्याख्यात करने के लिए होता है। श्री कृष्ण ने अनेक नाम हैं, जिसे इसे हम किस तरह संबोधित करते हैं, किस तरह व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि संज्ञा शब्द के कई तरीके से व्याख्यात किया जा सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, जैसे मोहन हो गया, श्याम हो गया, मुरलीधर हो गया, आदि हो गया। मुझे अनेक प्रकार के खेल पसंद हैं। उसके बाद क्या हो गया, क्रिकेट, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया। तो उपविराम जैसे जैसे का अर्थ देता है। अब उपविराम का चिन्ह, जैसे उपविराम किस तरह प्रयोग होता है ये आप देख लिए हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं कि और उपविराम का प्रयोग कैसे करते हैं। अब जैसे समय बताने के लिए घंटा, मिनट और सेकंड की प्रदर्शित करने के लिए हम उपविराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे यहाँ उपविराम चिन्हों का प्रयोग देख सकते हैं आप, जैसे लिखिए 6:30 हो रहे हैं, तो ये इसका चिन्ह का प्रयोग आप देख लिए। फिर अगला देखते हैं, उपविराम के बाद फिर देखते हैं पूर्ण विराम आ गया। पूर्ण विराम के बाद में पूर्ण विराम की जानकारी आप लोगों को पता होगा लगभग में, फिर भी इसको डिस्कस कर रहे हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम जब किसी कथन को कहते समय वक्ता द्वारा एक निश्चित ठहराव लिया जाता है, तो उस ठहराव को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। फिर इसका देखते हैं, यह सबसे प्राचीनतम विराम चिन्ह है। जिससे आपको एग्जाम में पूछता है सबसे प्राचीनतम विराम चिन्ह कौन सा है, तो पूर्ण विराम है। सामान्यतः जब कोई वाक्य पूर्ण होता है तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाता है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे राम गांव गया, तो लास्ट में इसका प्रयोग होता है। वह चला गया, तो लास्ट में इसका प्रयोग हुआ, पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ। इसमें देखते हैं, समात्रिक छंदों के विषम चरणों को एकल पूर्ण विराम या जबकि सम चरणों के अंत में दो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जिससे हम सामासिक छंद में इसका प्रयोग करते हैं। जिससे एक सेंटेंस हुआ तो उसमें एक पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे, जब दो सेंटेंस पूरा होगा तो उसमें दो पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल, उल्टा नाम जपे जग जाना। अब यहाँ एक विराम चिन्ह का प्रयोग किए, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब यहाँ दूसरा चरण हुआ, जिसमें दो विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग किसी से कोई प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, क्या तुम आओगे, तुम कौन हो और मेरे साथ चलोगे ना। तो इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हुआ, जिससे आपको पता चलता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, विस्मयबोधक चिन्ह। विस्मयबोधक चिन्ह के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि विस्मयबोधक चिन्ह क्या होता है या संबोधन चिन्ह होता है। विस्मयबोधक को संबोधन चिन्ह भी कहते हैं। मनुष्य के हृदय से आकस्मिक भाव, हर्ष, विषाद
या आश्चर्य, घृणा या बहादुरी या पश्चाताप आदि को व्यक्त करने के लिए संबोधन सूचक शब्दों का तुरंत बाद विस्मयाद या बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें संबोधन चिन्ह भी कहते हैं और विस्मय बोधक भी चिन्ह कहते हैं। अब इसका प्रयोग किस तरह होता है ये देखिए। जैसे आपको खुशी है तो क्या बोले, हर्ष है, हाय हमने मैच जीत लिया। अब जैसे आपको खुशी हुई तो क्या बोले, हाय अचानक से निकला। फिर क्या हुआ, जिससे आश्चर्य हुआ तो अरे सांप कहाँ से आ गया। जैसे अचानक सांप आ जाए तो क्या करेंगे, आप आश्चर्य हो जाएंगे। तो क्या होगा, इस तरह अरे बोलेंगे, फिर उसके बाद विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब जैसे कोई चीज गंदी चीज दिख ली तो क्या हुआ, गिरना हुआ। तो छी छी, छी छी तुम बहुत गंदे हो। तो इस तरह विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ। इसको एग्जाम्पल अच्छे से तैयार करेंगे जिससे हमें एग्जाम में अच्छे से नंबर उठे हमारा। और मैं गारंटी देता हूँ कि हर हिंदी का एग्ज़ाम होगा, कोई भी यूपी 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 का एग्ज़ाम होगा तो जो जिसमें हिंदी पूछी जाएगी तो उसमें से जो ब्रह्म चिन्ह के बारे में है वहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, जिससे आप पहले से तैयार रहें, आपको दिक्कत ना हो। फिर आगे देखते हैं दोस्तों। इच्छा सूचक सब वाक्यों में जब शुभकामनाएं या अभिशाप दिया जाता है तो वाक्य के अंत में सदैव विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जिससे आप किसी को शुभकामनाएं देते हैं, अभिशाप देते हैं तो उसमें विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे जन्मदिन की अंतिम शुभकामनाएं, जन्मदिन की अंत शुभकामनाएं, तो इसमें विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ। तुम भाड़ में जाओ, इसमें विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ। फिर भाग्य सदैव आप पर मेहरबान रहे, ये भी कामना की जा रही है। फिर अगला क्या है, जब किसी वाक्य में कोरी कल्पना का बोध होता है तो ऐसे वाक्यों के अंत में सदैव विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जिसे कल्पनात्मक चिन्ह मतलब क्या है, कोरी कल्पना हो रही है तो उसमें विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। यदि मैं पक्षी हो जाऊं, इंसान से क्या हो, कल्पना कर रहा है कि यदि मैं पक्षी हो जाऊं, काश आप हमारे होते, इसमें भी विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ। फिर अगला क्या, काश मैं तुम्हें जान पाता, यहाँ भी विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ। फिर क्या है, काश कि आप हमारे होते, तो यहाँ भी विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ। तो इस चिन्हों का हम अच्छे से पहचान लेंगे कि एग्जाम में आए तो हमें अच्छे से कर सकें। फिर अगला क्या है, क्रिया या विकल्प सूचक चिन्ह, इसका प्रयोग, इस विकल्प चिन्ह सॉरी इसे विकल्प सूचक चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग किसी वाक्य में या अथवा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे तिर्यक सूचक क्या होता है, यह अथवा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जैसे राम या श्याम वहाँ जाएंगे, अब ये राम या श्याम। फिर जीवन या मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं होता, तो इसमें या अथवा को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तिर्यक सूचक या विकल्प सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, रेखांकित चिन्ह। जब किसी गद्यांश को महत्वपूर्ण अंशों को प्रकट करने के लिए रेखांकित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम की गाय काली है। अब इसमें रेखांकित क्या किया गया, जो राम की गाय है कैसी है, तो गाय तो होती है, में राम की जो गाय है वो काली है। फिर अगला देखते हैं, रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ को हिंदू वैसे दी पूजते हैं जैसे मुसलमान कुरान को पूजते हैं। तो ये क्या होगा, ये रेखांकित चिन्ह होगा कि ये इंपॉर्टेंट जो होगा इसे रेखांकित कर देते हैं। रेखांकित चिन्ह का इस तरह प्रयोग किया जाता है, जिसे किसी महत्वपूर्ण को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, उसे रेखांकित चिन्ह कहते हैं। फिर अगला देखते हैं, कोष्ठक चिन्ह क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कोष्ठक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द या विशेषण
विशेष को अथवा किसी चीज को अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे राजा की 3 रानियां थी, वह राजा दशरथ उसे कैकेयी बहुत प्रेम करते थे। जैसे राजा दशरथ की 3 रानियां थी और वो सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते थे? कैकेयी से प्रेम करते थे। तो इसमें क्या होगा? जैसे वे जैसे यहाँ पे वही लिखा है, तो इनमें क्या है, इसे कोष्ठक में कर दिया। अब इन किसके बारे में कह रहे हैं? तो राजा दशरथ के बारे में कर रहे हैं। और जिसे लिखा है वे, तो वे कौन हो गए? राजा दशरथ। और फिर इसके बाद क्या है? उसे, तो इसे कोष्ठक में कर दिया। उसे किसके बारे में कह रहा गया है? जिससे राजा दशरथ सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो कैकेयी के बारे में कहा गया है, तो उसे कोष्ठक में कर दिया गया है। फिर अगला देखते हैं। योजक एवं समासिक चिन्ह। योजक चिन्ह या समासिक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग निम्न संदर्भों में होता है: जब एक ही शब्द को दोहरा होता है तो शब्दों के दोहराव की बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे पल पल, रात रात, या मंद मंद, या धीरे धीरे। ये एग्जाम्पल हो गए। चाहे किसी शब्द का दोहराव होता है तो योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जब किसी विपरार्थक शब्द एक ही युग में रहते हों और उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे क्या होता है? विपरार्थक, जैसे रात दिन हो गया, माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, धर्म अधर्म हो गया। तो ये क्या हुआ? ये अपोजिट वर्ड हो गए। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। जब किसी सार्थक या निरर्थक शब्द युग्म होते हैं तो जब सार्थक और निरर्थक युग्म होते हैं तो उनके बीच सदैव योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे पानी वानी, कलम उलम, और कपड़ा उपड़ा। तो इसमें क्या हो गया? सार्थक और निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है। फिर रूपक अलंकार एवं उपमेय और उपमान के बीच अभेद रहित आरोप करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे रूपक अलंकार में इसका प्रयोग होता है: चरण कमल, ये उपमेय हो गया और ये उपमान हो गया। फिर कमल नयन, ये उपमेय हो गया और उपमान हो गया। तो इसमें रूपक अलंकार में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। फिर अगला देखते हैं। जब शब्द युग्म परस्पर एक दूसरे शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं तो वहां पे भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे दुनिया और जहान एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। भूत और पूर्व एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कुशल और मंगल या पूजा और पाठ एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसलिए इसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। फिर अगला देखते हैं, दो शब्दों के बीच संबंध कारण की विभक्त का का की के का लोप होता है तो वहां पे भी विभक्ति के स्थान पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे गंगा, फिर योजक चिन्ह, फिर जल, गंगा की जल। जैसे अम्र का वृक्ष, तो इसमें भी बीच में योजक चिन्ह हो गया। फिर अगला देखते हैं, जब दो शब्दों के बीच न का प्रयोग होता है अथवा अरबी फारसी का वर्ण व आए तो इस वर्णों के बीच दोनों तरफ से योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दर-बदर, हू-ब-हू, ये एग्जाम्पल देखिए। दर-बदर, हू-ब-हू, कोई ना कोई, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। इसमें भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, हंसपद। हंसपद के बारे में देखते हैं। हंसपद एवं त्रुटि चिन्ह। जब किसी वाक्यों को लिखते समय भूलवश किसी बीच का कोई शब्द छूट जाता है तो उस शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए हंस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम गाय बहुत सुंदर है। अब इसमें की लगाना भूल गए तो इसमें इस तरह करेंगे, फिर राम की गाय, ये इसे हंस पद का चिन्ह हो गया, त्रुटि चिन्ह कहते हैं। राम की गाय
बहुत सुंदर है। जैसे कोई वर्ड भूल जाते हैं तो इसका इस तरह प्रयोग कर कर उसमें बीच में वर्ड लिख सकते हैं। पहला देखते हैं निर्देशक चिन्ह, ये संकेतवाचक चिन्ह, इसे आदेश शब्द भी कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग किसी शीर्षक के बाद तब किया जाता है जब शीर्षक के बारे में कुछ लिखना होता है। अब जैसे संदर्भ हो गया, इसका निर्देशक या संकेतवाचक चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है? जैसे कोई प्रसंग हो गया तो ऐसे लिखकर फिर उसके बाद हो गया। फिर जैसे व्याख्या करना हो तो उसके बाद व्याख्या लिखिए, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे किए, इस तरह हो गया। इसे कौन से चिन्ह कहते हैं? संकेतवाचक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, लाघव चिन्ह के बारे में हम देखते हैं। लाघव चिन्ह क्या होता है? लाघव चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द के संक्षेप करने के लिए किया जाता है। जैसे बी ए लिखे तो उसमें क्या हुआ, बी लिखे, फिर लाघव चिन्ह का प्रयोग किए, फिर ये लिखे, फिर लाघव चिन्ह का प्रयोग किए। फिर जैसे ये पीजे अब्दुल कलाम लिखा है तो ये के बाद लाघव चिन्ह का प्रयोग किए, फिर पी के बाद लाघव चिन्ह का प्रयोग, जे के बाद भी लाघव चिन्ह का प्रयोग। तो लाघव चिन्ह का प्रयोग इस तरह किया जाता है। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, पदलोप के बारे में। पदलोप क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब किसी चीज के बारे में लिखते समय अनावश्यक पंक्ति को नहीं लिखना होता है। जैसे जो कोई चीज लिख रहे हैं वो अनावश्यक चीज है, उसे लिखना नहीं होता है, तो हम पदलोप चिन्ह का प्रयोग पंक्ति में या ये लोप चिन्ह या पंक्ति लोप चिन्ह कहते हैं। अब इसका प्रयोग किस तरह हुआ है ये देखते हैं। झम 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 झम, झमझम झमझम मेघा बरसते हैं सावन के। और फिर ही ये झमझम झमझम मेघा बरसते हैं सावन के, तो इसका विषय में ये अनावश्यक होगा, तो इसे बार बार लिखना नहीं, तो इस तरह इसका प्रयोग कर देंगे कट मारकर। फिर अगला देखते हैं, अपूर्णता बोधक चिन्ह। अपूर्णता बोधक चिन्ह हम रिक्त चिन्ह भी कहते हैं। किसी गद्यांश को लिखते समय अथवा किसी कथन को कहते समय जब भावों को अतिशयोक्ति के कारण शब्दों के अभाव हो जाते हैं तो उस अभाव को व्यक्त करने के लिए रिक्त एवं चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब रिक्त चिन्ह क्या होते हैं और अपूर्णता बोधक चिन्ह क्या होते हैं उसे हम देखते हैं। जैसे मैं मैं कह रहा था, फिर डैश डैश डैश, तुम तो, अब ये तुम तो, फिर उसके बाद डैश 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 कर दिए, फिर क्वेश्चन मार्क कर दिए, उसके बाद तुम समझ जाओ, तो ये क्या होगा, अपूर्णता बोधक क्यों रिक्त चिन्ह हो जाएगा। इसका प्रयोग इसी तरह होता है। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ अपूर्णता बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया, ये जैसे डैश 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 कर दिए, उसके बाद लिखिए उनकी सबसे बड़ी कमजोरी गृहस्थ के प्रति उनका अनादर भाव था, इसमें डैश डैश का प्रयोग कर दिए रिक्त पद का। फिर अगला देखते हैं पॉइंट, समय अभाव चिन्ह। जब समय अभाव होता है तो आप किस तरह का प्रदर्शित करते हैं? जब कोई पंक्ति को याद हो, जब कोई पंक्ति आपको याद हो और समय अभाव के कारण व्यक्त लिखने में असमर्थ हो, जिससे आप एग्जाम में हैं, और क्या होगा आपको पता है, फिर समय के अभाव और लिख ना सकें, तो आपको किस तरह चिन्ह का प्रयोग करना होगा? हम कौन थे, क्या हो गए, फिर इसके बाद उसके बारे में जानते भी हैं और उसके बारे में क्या है, समय का अभाव, हमें इस तरह ऐसे लिख देंगे, जिससे आपको नंबर भी मिल जाएगा। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, अवतरण चिन्ह। किसी कविता, कहानी या निबंध लेख आदि के शीर्षक के लिए अथवा किसी प्रसिद्ध पुस्तक के लिए को चिन्हित करने के लिए अवतरण चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आतंकवाद और भाव पर एक निबंध लिखे, अब मैंने, फिर उसके बाद आतंकवाद के बाद इस तरह किए, फिर उसके बाद आतंकवाद और
भाव के में एक अच्छे निबंध लिखे। फिर अगला क्या, श्री रामचरितमानस। अब ये श्री रामचरितमानस को हमें अवतरण कर लिया गया कि हिंदियों का एक पवित्र ग्रंथ है। फिर अगला देखते हैं दोस्तों आगे, अवतरण चिन्ह के बारे में हमें पता होगा। वो उदाहरण चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल लेते हैं। किसी के द्वारा कहे गए वाक्यों को ज्यों के त्यों उसी शब्दों में व्यक्त करने के लिए उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंद्रनाथ मदन के शब्दों में कामायनी एक असफलता कृत्य है, तो उनके कथन में क्या है, हम इसमें उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। ऐसे कि फिर इसके बाद डबल कोमा लगाकर इसका प्रयोग कर दिए। फिर टीका चिन्ह का प्रयोग कैसे होते हैं, जैसे किसी वक्ता के द्वारा ज्यों का त्यों उन्हीं के शब्दों में कहा जाता तो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर टीका चिन्ह क्या होता है, टीका चिन्ह के बारे में हम देखते हैं। जब किसी गद्यांश में किसी पुस्तक आदि का कोई अंश दिया रहता है तो उसका अंश के पास टीका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो पेज के नीचे हिस्से में टीका सूचक चिन्ह के साथ उस पुस्तक में लिखा होता है। जैसे टीका सूचक क्या होता है, जिससे कोई मतलब एक चैप्टर है तो चैप्टर में क्या हुआ, उस चैप्टर के बारे में जैसे पूरा लिखा तो उस पर एक हल्का सा ऐसे मार्क बना दिया गया। अब इसके बारे में इसके जो ये चिन्ह लगा है टीका चिन्ह, इसका जो विस्तारण क्या है सबसे नीचे दिया रहता है। जिससे नीचे मार्क लगाए रहेंगे फिर उसका विस्तारण दिए रहेंगे। ये साहित्य का इतिहास जनता की चिंता वृत्ति के परिवर्तन का प्रतिबंधित है। अब इसमें क्या है, टीका मार्क लगा है तो टीका मार्क क्या होगा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इनका जो ये टीका चिन्ह लगा ये प्रमुख हो गया। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, टीका चिन्ह के बारे में हो गया। टीका चिन्ह जो मतलब कहानी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में ऊपर दिया गया, उस पर टीका चिन्ह लगा तो उसका डिस्क्रिप्शन मतलब उसका और विस्तार में नीचे से दिए रहते हैं। समानता सूचक चिन्ह ये क्या होता है, इसका प्रयोग किस तरह होता है, इन चिन्हों का प्रयोग दो पदों के बीच समानता के भाव को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। जिसे दिन को करने वाला या रात और दिन, तो इसका प्रयोग मतलब इस तरह प्रयोग किया, समानता मतलब बराबर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग इस तरह किया जाता है। फिर अगला देखते हैं समाप्त बोधक चिन्ह, जिससे आपका कोई चैप्टर समाप्त हो जाता है तो समाप्त बोधक चिन्ह का किस तरह प्रयोग करते हैं उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। किसी कविता कहानी या लेख अध्याय आदि के समाप्त पर समाप्त बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और समाप्त बोधक चिन्ह का किस तरह प्रयोग किया जाता है, जैसे चैप्टर यहाँ आज क्या हुआ, जैसे विराम चिन्ह का चैप्टर है यहाँ समाप्त होगा तो हम किस तरह प्रयोग करेंगे, ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे फिर इसके बाद ऐसे कर कर ऐसी बिंदी रखकर फिर ऐसे कर देंगे, तो ये क्या हो जाए समाप्त बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। इसके बारे में हम देख लेंगे। अब इससे हम आपको शुरू से अंत तक विराम चिन्ह के बारे में जो 21 विराम चिन्ह है इसके बारे में आपसे डिस्कस किया गया है। अब इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए जिससे उनकी भी अच्छे से तैयारी हो, और हमारे चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों से बताइए जिससे हमारे चैनल से जुड़े, और शेयर करिए इस अपने दोस्तों की भी तैयारी हो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आज के लिए यहीं तक।